प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी सीडीपी क्लास, जो कि फोकस कर रही है आपके आने वाले सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम को। जैसा कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पर रेगुलरली मैं आपको जो आपके 2024 के अंदर 3 पेपर हुए हैं, मैं आपको तीनों के तीनों एनालाइज करा रही हूँ। उसी एनालाइज के सेशन में आज मैं आपको जुलाई का पेपर कल हो चुका था, दिसंबर का पेपर हो चुका था। अब आज मैं आपको जनवरी का, जो आपका जनवरी में पहला पेपर हुआ था, उसको मैं आपको एनालाइज कराऊंगी। तो एक बार जल्दी से सभी परीक्षार्थी जुड़ जाएंगे और जुड़ते देंगे सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स अप, और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं प्यार से मोटिवेशन की, और फिर हम चलेंगे आगे। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है, लेकिन हर बार उठ खड़े होना असली जीत होती है। आप जब भी सफलता की तरफ जाते हैं तो बहुत ठोकरें लगती हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं, बहुत लर्नड हेल्पलेसनेस होती है। लेकिन अगर आप दृढ़ हैं, अगर आप निश्चयी हैं, अगर आप लगातार अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको आपका गोल जरूर अचीव हो जाएगा। इसी बेहतरीन मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो भी बच्चे, क्योंकि क्लास के बाद आपका टेस्ट होता है, तो जो भी बच्चे हमारे साथ टेस्ट में जुड़ रहे हैं वो रोज डेली बढ़िया बढ़िया स्कोर भी कर रहे हैं। तो चलिए, जो प्रश्न मैं आपको कराती हूँ ना, वही प्रश्न आपके टेस्ट में आते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कौन सी टेस्ट के हमारे टॉप 10 स्कोरर थे कल के टेस्ट के। ओके, देखिएगा, शिक्षा कुमारी, वंदना, प्रियंका, समीक्षा, रीना, सोनल, शाओमी, श्रीजी ब्लॉग, आकृति और सुग्रीव, ये थे कल के हमारे टॉप 10 स्कोरर। वंदना पल्लव का नाम आ गया भाई, पहले इनका नाम नहीं है। वंदना पल्लव आई थिंक न्यू स्टूडेंट होंगी, बढ़िया पढ़ रही हैं। देखो, मैं देखती हूँ कुछ बच्चे जो हैं वो लगातार टॉप पे बने हुए हैं, और कुछ नए नए बच्चे भी टॉप पे आ जाते हैं। तो आप भी प्यारे प्यारे परीक्षार्थी टेस्ट दो और अपने आप को इवेल्युएट करो। ये थे कल के हमारे टॉप 10 स्कोरर। आज भी जब क्लास एंड होगी तो क्लास के एंड में आपको टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, आप उस टेस्ट के लिंक पे क्लिक करो। वो टेस्ट के क्वेश्चंस वही होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। तो यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन समझ लो, फिर उसको बाद उसका टेस्ट दे दो। क्वेश्चंस आपके इतने पक्के हो जाएंगे कि आप भी शाओमी, सुग्रीव, समीक्षा, श्रीजी व्लॉग की तरह डेली के डेली टॉप पे आओगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर अपनी आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग जनवरी 2024 का जो आपका पेपर आया था, पेपर 1 की हम यहाँ पर बात करेंगे। किसकी? पेपर 1 की हम यहाँ पर बात करेंगे। बेटा देखो, जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो इससे पहले आपके 2024 के अंदर एक तो आपका 14 दिसंबर का पेपर था। ठीक है, 2024 में एक आपका दिसंबर का पेपर था, पेपर 1 एंड 2। एक 2024 में आपका जुलाई का पेपर था। ठीक है, पेपर 1 और 2। और आपका इसके साथ साथ जनवरी में, मतलब आप मान के चलिए 2024 में 3 बार पेपर हो गया। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर भी पेपर 1 और पेपर 2 हुआ। पेपर 1 पेपर 2 मैंने आपको करा दिया है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज पीछे की क्लास देख लो, 4 क्लास हो चुकी हैं। यहाँ पर जुलाई का पेपर 1 पेपर 2 करा दिया। अब मैं आपको आज जनवरी का पेपर 1 कराऊंगी, और फिर कल हम जनवरी का पेपर 2 करेंगे। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी भी प्यारे प्यारे परीक्षार्थी को? ठीक है, चलो, तो अब बात करेंगे अपने प्रश्नों की। बढ़िया प्रश्न है, पेपर में आए हुए प्रश्न है, जो आपके पेपर के प्रश्न है वही प्रश्न है। तो सभी बच्चों ने एक बार कॉपी में लिख लेना है 1 से लेकर 30 तक नंबर, और फिर बताना है कितना आपका स्कोर आज की क्लास में आया। और क्लास खत्म होते ही टेस्ट देने भागो भागो जाओ। ठीक है, चलो गुड। प्रश्न नंबर 1, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी। मतलब वो जेवलिन को थ्रो करने में हिस्सा लेगा, और उसकी बहन जो रस्सी कूदते हैं ना, रस्सी स्किपिंग करने में हिस्सा लेगी। यहाँ पर तो लड़का और लड़की में भेद कर दिया गया। जल्दी से एनर्जेटिक वे में कमेंट करो भाई। तुम्हारी मैम कल सगाई में गई हुई थी और सुबह आई है 5 बजे।
ठीक है, और 5 से लेकर सिर्फ मैं 8 बजे तक सोई, लाइक 3 घंटे सोई हूँ। उसके बाद मैं आपके लिए पीपीटी वगैरह और जो भी कंटेंट होता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उसके एग्जाम्पल सोचना, वो सब करने में लग गई, घर के काम करने में लग गई। और अब मैं लगातार क्लास, जब मैं 3 घंटे सोकर आपकी क्लास ले सकती हूँ, तो आप भी तो एक्टिव हो सकते हो। तो इतनी मैम के लिए ही आज आपने दिखानी है पूरी एनर्जी, क्योंकि मुझे भी एनर्जी आज तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी आज एनर्जी चाहिए। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 1। तो यहाँ पर लड़का और लड़की में समाज के अनुसार विभेद किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। और जब लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है, उसको हम कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फोर्थ इसका सही है। कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है चाहे आप कपड़े बदल लें, चाहे आप बाल कटवा लें, आपका जेंडर तो वही रहेगा। जेंडर इक्वलिटी का मतलब होता है सबको समान अधिकार देना जेंडर के अनुसार। और जेंडर इक्विटी का मतलब होता है जब आप बच्चे के अनुसार उसको सुविधाएं दे रहे हैं, उसको आप कहते हैं जेंडर इक्विटी। ठीक है, पहला प्रश्न सही। चलो जी अगला आओ, अगला आओ, दूसरा प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। डायवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है और कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, पढ़ो फिर इसको क्लियर कर दूंगी कंसेप्ट आज। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन। तो मुझे बताओ डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट क्या है, जल्दी से। बिल्कुल जी, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जी, सभी को गुड मॉर्निंग जी, हेलो जी, हाय जी, सत श्री अकाल जी, केम छो मजामा, जैनेन्द्र जी। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर डायवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट। देखो भाई, डायवर्जेंट मतलब जब आप एक पक्ष को नहीं बहुत सारे पक्षों को देखते हैं। यहाँ पर वन करेक्ट आंसर तो नहीं होगा, मैथमेटिकल एबिलिटी, वर्बल नहीं होगा, तो ये सारे गलत। तो इसका पहला सही है, डायवर्जेंट में एक से ज्यादा आंसर और कन्वर्जेंट में एक आंसर। भाई सी क्यों दे रहे हो रे बाबा, इसका आंसर तो ए है, ए है। देखो जो गलत दे रहे हैं उनको मैं समझा देती हूँ। देखो कन्वर्जेंट को ही बंद अंत वाला चिंतन, क्लोज्ड एंडेड थिंकिंग कहते हैं। इसके अंदर इस प्रकार की प्रश्न पूछते हैं, भारत की राजधानी क्या है, भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो जिसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिनका एक ही उत्तर हो, उसको आप कन्वर्जेंट, क्लोज्ड एंडेड और सेंटर्ड थिंकिंग यानी कि केंद्रित चिंतन कहते हो। और ऐसी थिंकिंग जिसके एक से ज्यादा उत्तर हो, उसको आप ओपन एंडेड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डिसेंट्रलाइज थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है, एनालाइज करना होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करनी होती है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टिवली, क्रिटिकली, ओपन बॉक्स, ओपन एंडेड सोचना होता है। ठीक है जी, यहाँ पर याद रखो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो पहला ही सही था। डायवर्जेंट के उनके अंदर हो गए बहुत सारे आंसर और कन्वर्जेंट में हो गए सिर्फ एक आंसर। ठीक है जी, क्वेश्चन ये पूछा गया कोविड कब आया, 2019 में, ये हो गया कन्वर्जेंट यानी कि अपसारी। और क्वेश्चन पूछा गया कोविड जब 19 में आया, यानी कि 2019 में आया, तो उसके क्या परिणाम हुए। तो यहाँ पर आपको डीप में सोचना पड़ा कि कोविड के क्या क्या परिणाम होंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एडुकेशन। इंक्लूसिव एडुकेशन कहती है सबकी शिक्षा सबके साथ, है ना। तो आप मुझे बताइए इंक्लूसिव एडुकेशन के लिए कौन सा कंसेप्ट सही नहीं है, जल्दी से, चलो चलो चलो, जल्दी बताओ। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि ऐसे तरीकों से जो बहिष्कृत ना करें, मतलब किसी भी बच्चे को एक्सक्लूड ना करें। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि उस शिक्षा को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करे, हर बच्चे की आवश्यकता का समर्थन करे, बिल्कुल ये भी सही है। एक समावेशी शिक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा बिल्कुल देती है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी शिक्षा नहीं। देखो यहाँ पर लिख दिया फिक्स्ड करिकुला और यहाँ पर लिख दिया स्टैंडर्ड असेसमेंट। तो फिक्स्ड करिकुला
और स्टैंडर्ड असेसमेंट के लिए कभी भी सही नहीं होता। आपने हर चीज को लचीला, फ्लेक्सिबल रखना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका गलत है, क्योंकि हमेशा बताया है मैंने आपको, फिक्स्ड इज नेवर बी द राइट आंसर, कठोर इज नेवर बी द राइट आंसर, ऑलवेज गलत, ऑलवेज रॉन्ग। आपका फ्लेक्सिबल इज द राइट आंसर, लचीला इज द राइट आंसर। याद रखो, अगर ये बारीकी, रेगुलरिटी रखोगे तो ये बारीकी पकड़ते रहोगे और अपने आप ही आपके सभी प्रश्न सही होते जाएंगे। डेफिनेटली बोल रही हूँ, एक 100 मतलब बोल रहा, स्टैंप लगा दो, बोल रही हूँ कि रेगुलर रहो अपने आप। 30 में से 30, और याद रखो सीडीपी में 30 ले आए ना बेटा, बाकी सिर्फ 60 ही चाहिए पास होने के लिए। क्या 60 नंबर आप 4 सब्जेक्ट में नहीं ला सकते? दिमाग से सोचो, बिल्कुल दिमाग से सोचो और सीडीपी में 30 का निश्चय कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। यहां पर लिखिए बिकॉज, और यहां पर लिखिए क्योंकि, और आंसर लगाइए जी। शाबाश, चलिए 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 चलिए, ये निश्चय करना है बेटा, ये निश्चय कर लिया ना, पेपर हो गया। चलो देखो, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, पूर्व ज्ञान से ही नया ज्ञान बनाते हैं, हमेशा बोलती हूँ। कारण, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। जो आप पिछले ज्ञान को दूसरे जोड़ते हो तो आप एक पैटर्न बना लेते हो, और पैटर्न से बच्चा जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ते हुए सीख लेता है। ये बात तो दोनों ही बिल्कुल सही है, हाँ है ना एवरीवन? सुग्रीव, नजीर, एसकेआर, गुड। यहाँ पर ये दोनों सही हुए। जब दोनों सही हुए, ए और आर दोनों सही, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। कितने बच्चे सही दे रहे हैं? चलो जी, गुड। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 5। फिर से एसर्शन और रीजन, यहां पर लगा लो जी बिकॉज, और यहां पर लगा लो जी क्योंकि, और आंसर उड़ाओ। चलो शाबाश एवरीवन जी, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, आज आ गया सही होकर। चलो धीरेन्द्र, गुड गुड गुड, जुड़ जाओ। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। देखो, जो बच्चों का बचपन होता है ना, वो सबका अलग होता है। जैसे कि मेरा बचपन पला, मेरे दादा दादी थे, मेरे चाचा जी थे, बहुत चीज सिखाई गई, बहुत एटिकेट सिखाए गए। मतलब बालों पे बहुत फोकस किया गया, मतलब न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस किया, हमारी हाइट पे बहुत फोकस किया गया। अब किसी किसी के परिवार में मम्मी वर्किंग होगी तो बच्चे को दिक्कत आ रही होगी, है ना? कहीं पे पापा दूर रहते होंगे, तो हर किसी का बचपन, हर किसी की संस्कृति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, करेक्ट है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। जो बच्चों का विकास होता है ना, वो यूनिवर्सल है। हर जगह पर पूरे यूनिवर्स में बच्चों का विकास होता ही रहता है। ये बात भी ठीक है, दोनों ठीक है, और दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, बोथ एयर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, सैम @65, ठीक है जी। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 6। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? ये जो प्रश्न है ये आपका एट्रीब्यूशन थ्योरी से है, अभी आरोपण सिद्धांत से है। अब आरोपण सिद्धांत में अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार अगर आप लोग जुड़ते हैं, तो आप अगर लगातार एफर्ट डालेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो आप बताइए, जो ये लगातार आप एफर्ट डालते हैं, क्या ये बाहरी पुरस्कार से डालेंगे कि मम्मी ने बोला भाई तू पढ़ ले, चॉकलेट दूंगी? नहीं, जो आप एफर्ट करते हैं वो खुद से होता है। तो इसमें आप अगर फेल हो रहे हैं और आप अगर सक्सेस आपको मिल रही है, तो दोनों में इंटरनल एट्रीब्यूशन ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3, असफलता और सफलता दोनों के लिए ही आंतरिक आरोपण इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन. इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस. अगर आप सक्सेस मिलती है आपको या फेल होते हैं, उसके पीछे आप खुद अगर जिम्मेदार होंगे ना, आपको ये लग रहा है ना कि मैं फेल हो गया तो मैं खुद गलती है मेरी, है ना, तो आप एफर्ट डालोगे और आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी. अगर सक्सेस के लिए और फेलियर के लिए, किसी भी चीज के लिए आप दूसरे को जिम्मेदार ठहराओगे तो आप जिंदगी में नहीं पढ़ सकते. तो जब भी आप फेल होते हो ना, अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ तो आप खुद को जिम्मेदार ठहराओ कि यार मेरी गलती थी, मैंने दिमाग नहीं लगाया, मेरे साथ ये हुआ तभी मेरा सीटेट नहीं निकला. ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही. ठीक है, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7. प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जल्दी से कमेंट करके बताओ प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नींव किसने रखी. देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर देंगे. प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नींव किसने रखी, जल्दी से बताइए. प्रोग्रेसिव एजुकेशन की नींव किसने रखी, जल्दी से, शाबाश एवरीवन. ओ वेरी गुड जी, किस किस का आंसर आ गया, वेरी गुड. तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन आते ही आपके दिमाग में आ जाएगा जॉन ड्यूवी. और जॉन ड्यूवी कहते हैं कि जितना बच्चा प्रामाणिक कार्य करेगा, जितना बच्चा ऑथेंटिक टास्क करेगा, उतना ही बच्चा सीखेगा. तो आप सबने आंसर क्या लगाया मेरे प्यारो, हाँ जी गुड. तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि भाई मानकीकृत अच्छा है, नो, मानकीकृत इज ऑलवेज रॉन्ग ऑप्शन फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग. छात्र अपने शिक्षकों से निष्क्रिय नहीं, बच्चे को सक्रिय रहना होगा, दिस इज रॉन्ग. पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित, हर चीज को आप पहले से डिटरमाइन कर दो, नहीं. तो इसका आंसर होगा तीसरा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए. जो आप सीख रहे हैं वो आपकी एज के अनुसार हो, आपकी मेंटल एबिलिटी के अनुसार होगा, तो आप ज्यादा अच्छा सीखेंगे. कौन कहता है, जॉन ड्यूवी. आइए जॉन ड्यूवी की कुछ बारीकी को पढ़ेंगे. जॉन ड्यूवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की है. प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बच्चे को गति प्रदान करना, जहां पर बच्चे खुद लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं. जॉन ड्यूवी आपके सामने है. जॉन ड्यूवी एक दार्शनिक, शिक्षाविद और आधुनिक युग के विचारक थे. जॉन ड्यूवी ने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की शिकागो यूएसए में. जॉन ड्यूवी की जो थ्योरी थी वो प्रयोजनवाद में थी, प्रयोग करने की बात करते थे. यहाँ पर जॉन ड्यूवी ने ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की है, जहां पर टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. जॉन ड्यूवी के द्वारा प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्लेवे मेथड जैसी नींव रखी गई है. जॉन ड्यूवी कहते थे, सुन लो, कि बच्चे को आपने चाइल्ड सेंट्रिक ही पढ़ाना है. भाई जितना हो सके आप बच्चे को एक्सपीरियंस लेने दीजिए. जितना बच्चा खुद लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा, उतना ही बच्चा ज्यादा सीखेगा, बस. ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग किससे होता है, आसान प्रश्न है, बिल्कुल हल्का. मतलब जनवरी का पेपर हलवा था, हलवा, मिठाई, लड्डू सब कह दो, बिल्कुल हलवा. बताओ जी, बताओ 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 कि रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की अगर बात करें, ये किससे होता है यार, तुम्हारे दिमाग से ही तो सब कुछ होता है. हम बोलते नहीं है जब बच्चे से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, यार तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता. क्यों, क्यों बोलते हो ऐसे, दिमाग काम नहीं करता? क्योंकि चाहे आप रीजन की बात करें, चाहे आप थिंकिंग की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब में भाई दिमाग लगता है ना जी. क्लियर है. तो यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल सही. देखो बेटा, समाज में जुड़ना, एडजस्ट करना, ये आपका होता है सोशल डेवलपमेंट. मोरल डेवलपमेंट में सही और गलत का फैसला करना होता है. और मोटर डेवलपमेंट में आपकी मसल्स, एम से मोटर और एम से मसल्स, आपकी मसल के डेवलपमेंट की बात करते हैं. कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी प्यारों को ऐसे मजाक में याद करोगे ना, याद रहेंगी चीजें. ठीक है, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9. लेव वाइगोत्स्की जी आ गए हैं, बहुत आसान प्रश्न. लेव वाइगोत्स्की स्वयं नियमन की बात करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं. और अब जो लेव वाइगोत्स्की
सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, वो किसकी मदद से अपने आप को रेगुलेट करते हैं, वो किसकी मदद से अपने आप को गाइड करते हैं, जो मन मन में बातें करते हैं। अच्छा मैंने वो नहीं किया, अरे अरे ज्वेल, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 3 तारीख को बहन की शादी में जाना है, और मेरे मेरे दिमाग में मैं अपने आप से बातें करती रहती हूँ, यार वो ज्वेलरी तो रह गई, अरे भाई मेकअप, वो मेकअप वाली चली, अरे हाँ मेरे कपड़े। अपने आप से बातें करते हो ना, अपने आप को रेगुलेट करते हो ना, उसको आप कहते हो बेटा जी क्या, स्वयं नियमन। ऑप्शन नंबर 2, निजी वाक इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, इनर स्पीच, निजी वाक इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। बाकी देखो, डिसइक्विलिब्रियम, अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों के तीनों कंसेप्ट जीन प्याजे चाचा जी के द्वारा दिए गए हैं, लेव वाइगोत्स्की मामा के द्वारा नहीं दिए गए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 10, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, और आप सभी प्यारों से मैं उम्मीद लगा रही हूं कि आप ये प्रश्न का सही उत्तर देंगे। चलो, क्योंकि और बिकॉज लगा लो और क्वेश्चन को उड़ा लो। चलो 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 चलो। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा, याद रखो, देखो परिणाम यानी कि रिजल्ट के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं, और फिर हम कहते हैं इनको बदला जा सकता है। देखो जी, सबसे पहली मैं आपको एक बार स्टेज दिखाती हूँ, रुको। सबसे पहली जो लेवल है, इसमें बच्चा पनिशमेंट अगर मिलेगी तो भाई करना छोड़ देगा, है ना। तो यहाँ पर परिणामों पर आधारित है। उसके बाद कहता है रूल्स को बदल नहीं सकते, और उसके बाद कहता है रूल्स को बदल सकते हैं। तो ये एसर्शन के अंदर इन तीनों की बात की गई, तो हमने कहा एसर्शन तो बिल्कुल सही था, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। आपको पता ही है, अच्छा बता दो चलो फिर पता है तो। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में कितनी स्टेजों की बात की है, मुझे तो नहीं पता, जल्दी से कमेंट करो। दोनों सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, लेकिन एक आंसर तो दो। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितनी स्टेज पूछा बेटा? जीनत फातिमा, बहुत बढ़िया जी। आकृति, वेरी गुड। तो जीन प्याजे नहीं, वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की ने अपनी नैतिक विकास के सिद्धांत में 6 स्टेज, देखो 3 लेवल, 3 स्तर, ठीक है, यहाँ पर लेवल लिखो, ठीक है, और स्टेज जो है वो 6 है, ठीक है। अवस्थाएं, इनको हिंदी में भी याद करो भाई, अवस्थाएं यानी कि स्टेज, स्टेज जो है वो 6 है और लेवल 3 है, ठीक है। ये बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न है जो आपको पेपर में आगे निकलवाएंगे। चलो जी आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 11, शाबाश एवरीवन, वेरी गुड। आप पढ़ो, हॉवर्ड गार्डनर भाई साहब, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। चलो पढ़ो। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? एक तरफ बुद्धि है और एक तरफ उनका मेल है। आप बताओ किस बुद्धि के लिए कौन सा एक्सप्लेनेशन सही है? पढ़ो, चलो 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 चलो। ये देखो जी, अन्नू जी का कमेंट तो देख लो, गेस्ट आ गए घर में लेकिन तब भी लड़की लगी हुई है। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने। देखो भाई, इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ, तो यहाँ पर दूसरों को समझने की बात नहीं आती। तार्किक गणितीय यानी कि जो मैथ्स रीजनिंग कर पाए, तो डांस तो बाबा कैसे ही कर लेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। म्यूजिकल वाले जो होते हैं वो हाँ बिल्कुल परफॉर्म करते हैं और वो म्यूजिक को कंपोज भी करते हैं, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। लेकिन स्पेशल यानी कि स्थानिक, ये कह रहे हैं स्थानिक जो होते हैं वो नेचुरल वर्ल्ड से जुड़ते हैं, नहीं भाई, नेचुरल वर्ल्ड से, प्राकृतिक वातावरण से प्राकृतिक बुद्धि जुड़ती है।
स्थानिक जो होते हैं वो स्पेस को देखकर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ड्राइवर, पायलट, ठीक है, वो होते हैं स्पेशल वाले। ओके, तो इसका आंसर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, अब इस पे एक प्रश्न और पूछूंगी, पूछ लूं? कमेंट करके बताओ, प्रश्न पूछूं या नहीं पूछूं या आगे चलूं? जल्दी जल्दी बोलो। फिर प्रश्न पूछती हूँ बढ़िया सा, अभी बढ़िया प्रश्न होगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर एक प्रश्न आप सभी के लिए, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रश्न क्या है? जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसको हॉवर्ड गार्डनर ने दिया, हमें पता है, लेकिन हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी बुक लिखी थी जिसके अंदर बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात की थी, ये बता दो। चलो, हाँ भाई, सीटेट तो पढ़ ही रहे हो, फैक्चुअल क्यों क्यों नहीं जानोगे, जानो, बताओ जी। हॉवर्ड गार्डनर ने वो कौन सी बुक लिखी थी जिसके अंदर बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया था? देखते हैं कितने बच्चों को पता है। भाई धीरेन्द्र शर्मा, क्या बात है जी, मैं इनको ऐसे ऐसे नहीं कहते कि क्लास में मन लगाते हैं। तो फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये बुक का नाम कभी पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ बस रट लेते हो, समझते ही नहीं है। तो जो बुक का नाम था वो था बेटा जी फ्रेम्स ऑफ माइंड, याद रखना, बिल्कुल नहीं भूलने का, फ्रेम्स ऑफ माइंड था। और इसी के अंदर सब फ्रेम्स ऑफ माइंड आई, जिसके अंदर सबसे पहले 7 बुद्धि बताई गई, इंट्रापर्सनल तक पहले बुद्धि बताई गई। फिर 1998 में हॉवर्ड गार्डनर ने नेचुरलिस्टिक को ऐड किया। फिर 2000 में हॉवर्ड गार्डनर ने असतवादी को ऐड किया। तो टोटल में 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है किसने? हॉवर्ड गार्डनर। समझ में आ गया? अब नहीं भूलने का, अब नहीं बोलने का, ठीक है। तो याद रखो 1983 में इनकी थ्योरी आई थी जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि थी, 1998 में 8 और 2000 में 9। ठीक है, भूलेगा तो नहीं अब कोई बच्चा? चलो, बढ़िया सा एक बार दिल फेंको, बहुत दिल फेंको, यहाँ पर है, बढ़िया सा मैम के लिए दिल फेंक दो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, अब एक्टिव हो गए ना? चलो, प्रश्न नंबर 12, आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है लर्निंग के बारे में कौन सा कथन गलत है। लर्निंग यानी कि अधिगम। क्या बात है भाई, बहुत सारे दिल फेंके गए हैं, गुड। चलो, तो बताओ जी, लर्निंग के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत, रॉन्ग वाला। अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, जो आपकी स्कीम्स बनी हुई है उसको और बेहतर करने से है, बिल्कुल। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, जो अधिगम होता है वो समाज में रहकर सीखते हो, बिल्कुल सीखते हो। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर ये गलत है, अधिगम बल्कि प्रक्रिया है, ये उल्टा लिखा है, अधिगम प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। देखो बेटा जी, लर्निंग जो है ना वो प्रोसेस है, सिखाना लर्निंग है ना, तो लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब होता है सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान हो, तो रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना, आपको बच्चे को सिखाने पर ध्यान देना है, जैसे कि हम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा सही, ये वाला गलत। चलो जी, आगे बढ़ो, कहा था ना आसान प्रश्न है, आगे बढ़ो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, चलो जी, यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की कौन सी मैंने ट्रिक बताई है? जल्दी से देखते हैं कौन कमेंट करता है। जो रेगुलर रहेगा वही कमेंट सबसे पहले करेगा, नो चीटिंग करके। भाई शाओमी का आंसर देखो आए इस बार पहले, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की आपकी जो ट्रिक है वो क्या है? महा। आपको मैं बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई भी प्रश्न करना है तो आपको ये महा ट्रिक याद होनी चाहिए। यहाँ पर एम का मतलब, नोट डाउन, एम का मतलब मीन्स एंड एनालिसिस, यानी कि हिंदी में बोलती जाऊंगी, मध्याय अंत विश्लेषण। ए का मतलब एना, एनालॉगी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एनालॉगी यानी कि समतुल्यता, एनालॉगी यानी कि समतुल्यता। एच से बनता है ह्यूरिस्टिक, यानी कि खोज विधि।
ह्यूरिस्टिक यानी कि खोज विधि, और ए से बनता है एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि। एल्गोरिथम यानी कि कलन विधि। ये 4 तरीके हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये 4 तरीके हैं जो हर प्रॉब्लम को सुलझा देंगे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कौन सी थिंकिंग लगानी होगी? सभी बच्चे कमेंट में लिख देंगे माहा इज इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। जल्दी लिख दो। राजेश कुमार जी, टेलीग्राम ग्रुप है सीडीपी बाई टीपी, मैं यहाँ पर लिंक डलवा देती हूँ। शिबा मैम एक बार लिंक डाल दो सीडी बाई टीपी का, ताकि बाकी बच्चे भी जो कनेक्ट नहीं है वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप बोलती हो क्या? डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी। ठीक है, फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है एक ही तरीका अपनाना, एक ही तरीका अपनाना। पैसिव इमिटेशन का मतलब होता है जब आप किसी बच्चे को कॉपी तो कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान नहीं है। ठीक है, तो ध्यान ना होना गलत है। रिस्पॉन्स सेट का मतलब होता है आपने माइंडसेट बना लिया है कि ये प्रॉब्लम इसी तरीके से ही सुलझेगी, तो ये भी गलत है। आपको फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों जो है वो गलत हो गए, पहला सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 14। अब आ गए हैं कोहलबर्ग भाई साहब। चलो जी, कोहलबर्ग कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ कहते हैं? हिंट के लिए बता दूं, ये वो स्तर है जहां पर बच्चा टिट और टैट की बात करता है। ये कहता है लेने का देना, ये कहता है तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये अपने लाभ की बात करते हैं। ये कौन सा स्टेज होता है बताइए? देखते हैं कितने बच्चे सही कहेंगे। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। बच्चा कहता है मम्मी को कि मैं 1 घंटा तो काम कर लूंगा लेकिन आपको उसके बदले मुझे 1 घंटा बाहर खेलने भेजना होगा। छोटे बच्चा प्यारा होता है, वो ऐसे ही कहता है। ये कौन सी स्टेज है भाई? वेरी गुड, सबने सही बताया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुड। तो यहाँ पर एट सेकेंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, पहले स्तर पर दूसरा लेवल होता है ये, जिसके अंदर आप टिट फॉर टैट की बात करते हो। ठीक है, दूसरा लेवल प्री कन्वेंशनल के अंदर दूसरा लेवल होता है। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ो, बात करेंगे प्रश्न नंबर 15। इंक्लूजन यानी कि समावेशन, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करेंगे? ये वो बच्चे हैं जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप से हैं। मतलब डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे कौन होते हैं बेटा? जैसे कि भाई बहुत ज्यादा पिछड़े गांव में रह रहे हों, जिनके माँ बाप कभी पढ़ने ना गए हों, बहुत गरीबी से जूझ रहे हों, जिनके माँ बाप पहले कभी पढ़े नहीं हो, ट्राइबल्स होते हैं, एससीज होते हैं, जो बहुत ही पिछड़े हुए होते हैं, राइट? तो अब उनको पढ़ाने के लिए आप क्या करोगे बताओ? अब आपने ट्राइबल्स को, पिछड़े जातियों को पढ़ाना है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर को पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे बताओ? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदना को बढ़ावा देना। बिल्कुल, आप उनकी जो परंपराएं हैं उनके प्रति आप जागरूक हो और संवेदनशील बनो। करेक्ट है। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित, बेटा देखो स्टीरियोटाइप नहीं करना, गलत है ये। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव, अलगाव भी नहीं करते, अलगाव इज अ नेगेटिव ऑप्शन। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना, मतलब समान क्षमता, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग। याद रख लो मेरी इस बात को भी, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग कभी नहीं करनी, क्योंकि सेम एबिलिटी ग्रुपिंग भी बाइसनेस को दिखाता है। अब कैसे? सुनो, जैसे गिफ्टेड बच्चों को मैंने अलग ग्रुप में कर दिया, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं मैंने उनको अलग ग्रुप में कर दिया, जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं मैंने उनको अलग ग्रुप में कर दिया। तो जो गिफ्टेड बच्चा है वो डिसेबल्ड से और डिसएडवांटेज से अपने आप को सुपीरियर मान लेगा, है ना? तो कभी भी एक क्षमता ग्रुप से, समान क्षमता समूह नहीं बनाना, आपको हमेशा डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग बनाना है। इस बात पे एक और क्वेश्चन लो।
डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग को क्या कहा जाता है, ये बता दो। मान जाएंगे भाई, बताइए डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग को क्या कहा जाता है। देखते कितने बच्चे सही आंसर देंगे। बहुत बढ़िया। डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग यानी कि आपके विषम क्षमता समूह को क्या कहा जाता है, बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आई एम वेटिंग। हाँ, आंसर तो आपका पहला ठीक था, मैंने मान लिया, लेकिन बेस तो तैयार करना पड़ेगा। किसी का भी अब तक सही नहीं है भाई साहब। समावेशी शिक्षा, नो 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 नो। देखो भाई, ये वाला ग्रुप, ये वाला कंसेप्ट तुम्हें नहीं आता। एक बात सुनना मेरा, ये वाला कंसेप्ट देखो भाई, समझने की बात है क्या, मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो होता क्या है, क्योंकि अभी तक किसका नहीं आया आंसर, नहीं 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 भाई, किसी को भी नहीं है। क्या हुआ हमारे प्यारे पुराने बच्चों, सब कुछ भूल गए। चलो नए बच्चों को नहीं पता, क्योंकि अभी तक मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया यहाँ पे, लेकिन पुरानों को तो पता है भाई। क्यों ना कटवाते हो भाई, सब बता दो। हाँ आंसर आ गया जी, आंसर आ गया, रुको। तो यूनिटी सही है, हेट्रोजीनियस है ना। यूनिटी का देखो, इसने यूनिटी ने मेरी नाक नहीं कटवाई, यूनिटी सही है। देखो होता क्या है, एक जोक है लेकिन आसान है। देखो आपकी क्लास में एबिलिटी ग्रुपिंग बनती है, यानी कि क्षमता समूह बनते हैं, जिसके अंदर एक होता है होमोजीनियस ग्रुप्स। होमोजेनस ग्रुप्स कहते हैं, यानी कि समांगी समूह, जिसमें मैंने आपको कहा कि सेम एबिलिटी ग्रुपिंग होती है, सेम एबिलिटी ग्रुपिंग होती है, समान क्षमता समूह, जैसे कि गिफ्टेड वालों को अलग कर दिया ऐसे करके, ठीक है। और एक बनते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजेनस। इसके अंदर क्या होता है, इनको आप कहते हो बेटा हिंदी में विषमांगी समूह। अब इसमें देखो क्या होता है, एग्जाम्पल, यहाँ पर एक बच्चा वो है जो मैथ्स में बढ़िया स्कोर कर पा रहा है, हमने उसको बिठा दिया। एक बच्चा वो है जिसकी जीके बहुत अच्छी, हमने उसको बिठा दिया। बाकी तीन बच्चों की अपनी अपनी कोई एबिलिटी है, हमने उनको बिठा दिया। अब क्या होगा, जो मैथ्स वाला बच्चा है ना, वो बाकी तीन बच्चों को, बाकी चार बच्चों को पढ़ाएगा। इससे क्या होगा, बच्चों में कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, बच्चे आपस में सहयोग करेंगे, पारस्परिक अध्यापन होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी अधिगम होगा, कोलैबोरेटिव होगा, और एक दूसरे से फ्रेंडशिप भी बढ़ेगी, है ना। तो इसीलिए याद रखो, क्लास में हेट्रोजेनस ग्रुप्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप बनाए जाते हैं। होमोजेनस जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनको टीचर ही पढ़ाती है, उनको टीचर ही पढ़ाती है। चलो, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो आपको हमारी बैच, जिसका भी बेस बिल्कुल ही खराब, मतलब नहीं आ रहा समझ में, वो पेड पेड बैच में जुड़े। पेड बैच में 60% ऑफ है अभी, आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन नंबर्स हैं, आप इंक्वायर कीजिए, कनेक्ट कीजिए, और अपनी एक सीट पेड बैच में सुरक्षित कर लीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में पकड़ो, हर क्वेश्चन को जकड़ो भाई। और क्लास खत्म थोड़ी हुई है, तुम कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब। क्लास अभी खत्म कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन कौन पढ़ेगा। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। 15 में से कितना स्कोर है ये बता दो, और हर बारीकी को सीख के जाओ। चलो प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। बेटा फीडबैक पे क्वेश्चन इस बार भी आया था, और फीडबैक पे क्वेश्चन आपका जनवरी में भी आया था। तो फीडबैक टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, पेड में तो चलता ही है, यूट्यूब पे भी आपको टॉपिक वाइज जब आपको एमसीक्यू चलेंगे ना, उसमें फीडबैक पे, मेमोरी पे भी क्वेश्चंस आपके मैं चला दूंगी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। यह केवल कार्य के अंत में दी जाए, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, या यह सामयिक और विशिष्ट होती है। देखो केवल वाले तो दोनों ही गलत हो गए, चलो जी काट दिया। अब कंफ्यूजन जो बनी है बच्चा, क्योंकि कोई बी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। सीरज अहमद जी कह रहे हैं बी, वहीं शर्मा कह रही है डी, धीरेन्द्र कह रहे हैं डी, तो यहाँ पर नजीर कह रहे हैं बी, है ना। देखो भाई, देखो ये दो तो गलत है, बी और डी में से कंफ्यूज है, ब्रॉड और जेनरिक, यानी कि सामान्य हो। अब सामान्य का मतलब क्या होता है, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे एसएसटी सब्जेक्ट हो,
सबके जो फीडबैक होंगे वो सबके सेम होंगे, सामान्य है, सबके सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट। मैथ्स सब सब्जेक्ट के अलग लेसन के अलग फीडबैक है, साइंस के अलग फीडबैक है, एसएसटी के अलग फीडबैक है, इंग्लिश की अलग फीडबैक है। और हाँ, टाइमली दिया, मतलब जब बच्चे ने काम किया उसके तुरंत से चेक करके उसको फीडबैक दिया, टाइमली दिया। तो अब बताओ सही कौन सा होगा, आप बताओ सही कौन सा होगा। डी, वेरी गुड अनु, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये सामयिक होनी चाहिए और विशिष्ट होनी चाहिए, जो टॉपिक है, जो लेसन है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके अनुसार फीडबैक दो, ठीक है जी। तो इसलिए डी इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर अगला, दैट इज 17। चलो, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में क्या होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टिल प्रिंसिपल, पी से प्रॉक्सी और पी से पेट से बाहर। प्रॉक्सिमोडिस्टिल प्रिंसिपल कहता है कि बच्चे का विकास पहले यहाँ अंदर शुरू होकर बाहर की ओर जाएगा, यानी कि अंदर के ऑर्गन्स पहले डेवलप होंगे, अंग पहले डेवलप होंगे और उसके बाद हाथ और पैरों का विकास होगा। तो बताइए किस ऑप्शन में प्रॉक्सिमोडिस्टिल की बात है। पी से प्रॉक्सी और पी से पेट से बाहर, यानी कि इनर टू आउटर की बात है, यानी कि इनर टू एक्सट्रीमिस्ट की बात है, अंदर से बाहर की बात है। बताओ जी, देखो हेड टू टो का जो आंसर है, जो दे रहे हैं बी, कंफर्म कर रहे हैं, जो बार बार मैं कमेंट देख पा रही हूँ, सेफेलोकॉर्डल है, तो ये तो नहीं है। अब देखो बाकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो गतिक विकास, मोटर डेवलपमेंट की, मसल के डेवलपमेंट की बात है, लैंग्वेज कहाँ से आ गई। और ये कह रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद डेवलपमेंट ऑफ मोटर, फाइन मोटर स्किल। नहीं, फाइन मोटर स्किल से नहीं, पहले ग्रॉस मोटर फिर फाइन मोटर। तो इसका बेटा जी आंसर डी नहीं है। इंदु बालाजी, अर्चना जी, सुनीता कुमारी, नो, इसका आंसर है ए। अंग, अंग जो है, जो अंदर के अंग हैं, वो हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। बेटा बच्चा पहले पेन को ऐसे उठाएगा, फिर पेन को ऐसे उठाने लगता है। तो पहले बच्चे के स्थूल गति कौशल, ये पूरा हाथ का विकास होगा, करते 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 बच्चे की फिंगर्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो ए इज द राइट ऑप्शन, बाई बी और डी कहीं तक भी नहीं था। चलो जी आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। जनवरी का प्रश्न आप देख सकते हैं, यहां पर आप लगाइए बिकॉज और यहां पर आप लगाइए क्योंकि और क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, शाबाश। पढ़िए प्रश्न पढ़िए। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल, जो बच्चे का कल्चर है देखो उसको महत्व देना है, बिल्कुल देना है, क्योंकि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। जो यहाँ पर ये कह रहे हैं, स्टूडेंट को सपोर्ट करना उनकी कल्चर आइडेंटिटी के लिए बेहतर है, बढ़िया है, ठीक है जी। यहाँ पर आपका दोनों के दोनों पार्ट बिल्कुल सही। कितनों ने सही आंसर दिया एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको नहीं मानोगे ये बताओ। फॉर्मेटिव असेसमेंट देख लो भाई, एनर्जी नहीं है आज, और अगर एनर्जी नहीं होगी तो मेरे अंदर तो भाई वैसे नहीं होनी, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ 3 घंटे सोई हूँ आज, तो मुझे सभी की एनर्जी चाहिए। चलो जी वंदना जी, बिल्कुल एनर्जी दिखा दो। सिर्फ धीरेन्द्र ही एनर्जी दिखा रहे, देखो बाकी तो कोई दिखाता नहीं। धीरेन्द्र आप सबको क्यों नहीं समझाते, एनर्जी दिखाने को बोलते, बोलो। चलो, फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक, यानी कि बच्चों को पढ़ाने से पहले, पढ़ाने के दौरान और पढ़ाने के बाद आप बच्चों को क्या देंगे, आप बच्चे को टेस्ट करेंगे, है ना। तो बताओ, छात्र के पूर्व ज्ञान, ये कह रहे हैं
फॉर्मेटिव के लिए कौन सा सही नहीं है? छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। छात्रों को बिल्कुल भी सही है, छात्रों को शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करना बिल्कुल सही है। ऑनगोइंग फीडबैक बच्चों को देते रहो। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करता है। बेटा जो मानक बना होता है उसके अनुसार तुलना करना तो आपका क्या होता है, आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आता है। ये तो नहीं होगा। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करना, ये इसमें होगा, है ना। तो इसीलिए गलत वाला यही है, तुलना कभी भी फॉर्मेटिव में नहीं होती, तुलना आपकी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में होती है। ठीक है जी, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। आगे बढ़िए बेटा, प्रश्न नंबर 20, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बिल्कुल जी आकांक्षा जी, 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूरी है। हाँ बिल्कुल भाई जरूरी है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी होगी? पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया, बताइए भाई डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी होगी? ये प्रश्न जुलाई के पेपर में भी आया हुआ था, बिल्कुल सेम प्रश्न मैंने आपको कल भी कराया था। बताओ भाई डिसलेक्सिया की पठन वैकल्य की इनमें से पहचान कौन सी होगी? क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होगा, फिजिकल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, स्पेशल नहीं हो पाएगा, या फिर फोनोलॉजिकल ध्वनियों को नहीं पहचान पाता। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बी और डी समान है, सेम सेम लिखा जाता है, तो वो बी को ड बोल देगा, ड को भी बोल देगा, क्या बोल देगा वो, बैट को डैट बोल देगा, डॉग को बॉग बोल देगा। तो समान ध्वनियों में उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? बताइए इनमें से कौन सा वो प्रश्न है जहां पर आप बच्चे को क्रिटिकली इवेल्युएट करेंगे। क्रिटिकली इवेल्युएट यानी कि समालोचनात्मक तरीके से बच्चे को इवेल्युएट करेंगे। बताइए कौन सा प्रश्न है जहां पर बच्चे को डीप में सोचना पड़ेगा? सरल परिभाषा, यहाँ पर पाठ का मान्य, सारांश, या फिर बच्चे की अपनी पर्सनल ओपिनियन। तो देखिए बच्चे की जो अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी उसमें आप जज कर पाएंगे कि बच्चा कितने पानी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 22, बहुत बढ़िया और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, और वो क्या है? इंपेयरमेंट कैसी कंडीशन है और डिसएबिलिटी कैसी कंडीशन है? बताइए जल्दी से बताइए। देखो जो इम्पेयरमेंट होती है ना वो आपकी बायोलॉजिकल होती है, जैसे बच्चा पैदा हुआ एक कान और एक नाक वगैरह, कुछ भी नाक कान आंख वगैरह कुछ भी आपकी सही सही नहीं है, खराब है। तो जो इम्पेयरमेंट होती है वो बायोलॉजिकल होती है, और डिसएबिलिटी बच्चे की एक कान खराब है जिसकी वजह से बच्चा ठीक से सुन नहीं पा रहा। तो याद रखो बाधिता होती है जैविक और अक्षमता होती है कार्यात्मक। बाधिता होती है जैविक और अक्षमता होती है कार्यात्मक, याद रखना। इन तीनों को याद करो। इम्पेयर जो इम्पेयरमेंट स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पेयरमेंट होती है वो होती है स्ट्रक्चरल लेवल पर और बायोलॉजिकल लेवल पर। जो डिसएबिलिटी होती है वो होती है फंक्शनल लेवल पर, और जो हैंडीकैपनेस होती है ना वो होती है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर, यानी कि सोशल और साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसी। यहाँ पर याद रखो, जल्दी से जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 23, 23rd धीरेन्द्र उसका ए ही होगा। ओके चलो, प्रश्न नंबर 23, कॉग्निशन और इमोशन। कॉग्निशन और इमोशन यानी कि संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध में कौन सा सही है? बताओ कॉग्निशन और इमोशन बताओ। देखो आप अगर खुश हैं तो आप प्रॉब्लम को अच्छा सॉल्व कर पाएंगे, और आप अगर दुखी हैं तो आप किसी भी समस्या को नहीं सुलझा पाओगे। तो आप कमेंट करके बताओ कॉग्निशन और इमोशंस में से
कौन सा दोनों का रिलेशनशिप सही है? देखो भाई, संज्ञान और भावनाएं स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से ऐसे करके गुठे हुए हैं। ठीक है, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित, इसका विपरीत सत्य नहीं है, और भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो एक्चुअली ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 2 एंड 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी, आ रहा है मजा या आज तो भाई लगी सजा? कि भाई बच्चे, कुछ बच्चे भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनको नहीं आया मजा, क्योंकि उनको लगा कि यार हम एक दिन पढ़ लेंगे, बस हम पेपर में पास हो जाएंगे। नहीं, एक दिन पढ़ने से कोई पास नहीं होता, गारंटीड है, नहीं होता पास। अगर आपको पढ़ना है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, क्लास के बाद टेस्ट देना पड़ेगा, तभी पास होगे। ये टीचिंग परीक्षा सिर्फ यहाँ पर आया लेक्चर देके चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। टीचिंग परीक्षा क्लास के बाद भी आपसे जुड़ता है। कैसे? बच्चों को पीडीएफ देने का काम होता है, इसके साथ साथ टेस्ट का काम तो होता ही होता है। हमारे पास टेस्ट बनाने की अलग टीम है जो रेगुलर टेस्ट बनाती है आपका, और रेगुलर आपको असेस भी करती है। ठीक है, चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 24। भाषिक विकास यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो भाषा का विकास है, वो किस प्रकार संसाधित होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट प्राइमरी क्लास में कैसे होता है बताओ? बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, बच्चे का जो भाषिक विकास है, वो आपको कैसे करना चाहिए? क्या उसको औपचारिक भाषा पर फोकस करना चाहिए? क्या बच्चे की मातृभाषा को इग्नोर करना चाहिए? या बच्चे को मूर्त वस्तुएं नहीं बतानी? सबसे पहले आप सबसे पहले बच्चे को संकेत बता दो। संकेत का मतलब क्या है? साइन बता दो कि भाई प्लस का साइन ये है। प्लस का मतलब नहीं बताया आपने, पहले साइन बता दिया। नहीं, यहाँ पर सही वाला कौन सा है कि आपने, शिक्षक ने अमूर्त अवधारणा को संबोधित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करना है। कॉन्क्रीट एग्जाम्पल का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपको पेन के बारे में बताना, तो मैं पेन आपको पहले दिखाऊंगी, पहले कॉन्क्रीट रूप से दिखाऊंगी, मूर्त रूप से दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको अमूर्त पर लेके चलूंगी। कभी भी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्योंकि पेपर 1 का है, तो आप हमेशा चाहे 6 से 8 तक पढ़ा रहे हो, तब भी पहले मूर्त फिर अमूर्त, याद रखो। पहले मूर्त फिर अमूर्त, याद रखो। चलो प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सही वर्णन करता है? बताइए। शाबाश, वेरी गुड। चलो चलो चलो, एप्पल खिला दो। आज सुबह उठ के मैंने खुद ने एक एप्पल खाया। सुबह उठना भी क्या है, वो तो बैठी हुई थी, मैं सोई तो हुई नहीं, तो एप्पल खाया मैंने भी। तो एप्पल मेक्स, बोलते नहीं है, ईट एप्पल डेली एंड कीप्स डॉक्टर अवे, है ना? कि एप्पल खाओ डॉक्टर दूर रहोगे, ऐसा कहा गया है ना? तो भाई आंतरिक के लिए कौन सही है? बाहरी पुरस्कारों पर, खुद के आनंद पर, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये भी दूसरे, ये भी दूसरे, और दंड से भय, ये भी दूसरे। तो आंसर क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है जो आप किसी भी टास्क को करते हुए उसको इंजॉय करते हो, और उसमें आप मजे करते हो, मजे करते पढ़ते हो, अपने इंटरेस्ट से पढ़ते हो। वो काम आप कर रहे हो क्योंकि आपको क्या है, क्यूरियोसिटी है, आपको इंटरेस्ट है, आपको मजा आ रहा है। ठीक है जी, चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? आलंबन यानी कि स्कैफोल्डिंग, बताओ जी। स्कैफोल्डिंग का इनमें से कौन सा उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग, बताइए एवरीवन, इनमें से स्कैफोल्डिंग का कौन सा उदाहरण है? स्कैफोल्डिंग में आप तेज तेज बोल बोल के बात करते हो, आप क्लूज दिया जाता है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आधे सुलझे एग्जाम्पल, लेकिन रटना स्कैफोल्डिंग में नहीं होता। तो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। इसका आंसर है बेटा ABCD। स्कैफोल्डिंग में सहारा दिया जाता है, सहारे में आपको आधा सुलझा हुआ प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको संकेत इशारे दिए जाएंगे, और आपको बोल के सोचने का मौका दिया जाएगा। ठीक है जी,
तो इसका जो आंसर है वो 1 2 3 4 है और ये रहा आपका थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27, 27th प्रश्न, बहुत बढ़िया। 27th, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, यह क्या दर्शाता है? अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, पहले ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होंगी, उसके बाद फिंगर से बना फाइन फाइन मोटर स्किल डेवलप होंगी। तो बताइए जी, ग्रॉस से फाइन की बात कर रहे हैं, स्थूल से सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, ग्रॉस से फाइन, स्थूल से सूक्ष्म की बात करते हैं, वो किस में आता है? वो आता है बेटा जी प्रॉक्सिमोडिस्टिल में, याद रखो। वो आता है समीप दूराभिमुख में, समीप दूराभिमुख में, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टिल में। अगर कहा होता सर से पैर, यानी कि हेड टू टो, सर से पैर यानी कि हेड टू टो, तो आप लगाते शीर्षगामी, लेकिन यहां पर ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। फोर्थ करेक्ट। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 28, 28, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 28th प्रश्न, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? बताओ कौन सी विशेषता यहाँ पर वो है जो प्री को कॉन्क्रीट से अलग करती है? बताइए, प्री ऑपरेशनल को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से अलग करती है, वो कौन सी सोच है? अब आपको यहाँ पर प्री ऑपरेशनल 2 से 7 और कॉन्क्रीट 7 से 12, तो आपको बताना कौन सी होगी। बताओ 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 बताओ, बी कंफर्म है तो डिसेंटरिंग, क्योंकि परिकल्पित तो लास्ट वाले में आती है फॉर्मल के अंदर, वस्तु स्थायित्व तो आपकी पहली वाली में आती है सेंसरी के अंदर, और इंद्रिय पर समन्वय ये भी सेंसरी के अंदर आती है। तो आंसर आ गया बेटा सेकंड। अगर आपको जीन प्याजे पढ़ना है तो अभी आने वाले हफ्ते में मैं आपको टॉपिक वाइज प्रश्न कराने वाली हूं, जिसके अंदर हम जीन प्याजे को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रेशन, जो कि कॉन्क्रीट की विशेषता है, प्री में नहीं होता, जिसमें आप एक पक्ष को देखकर उसकी बहुत सारी विशेषताओं को देखते हो। जैसे मैंने पेन देखा, अब इस पेन को देखकर मैंने इसकी बहुत सारी विशेषताओं को देख लिया, उसको आप कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सॉरी डिसेंट्रेशन, कॉन्क्रीट में तो होता ही है वो, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 29, बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजेश कुमार जी, पेड क्लास के टाइम सुबह शुरू होकर रात तक होते हैं, अब आप ज्वाइन करो तब पता चलेगा। सीडीपी क्लास 6 बजे होती है उसमें, ठीक है जी। मेरा नाम, अच्छा पूरा नाम बता दो तुम्हें, लो भाई, दीपाली जैन, और शादी के बाद हो गया कुकरेजा, ये है मेरा पूरा नाम। अब पूरी बायोडाटा तो नहीं दूंगी, हस्बैंड का नाम क्या है, कितने साल की है, क्या कोर्स किया है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या है, वो सब तुम्हें पता ही है, ये नाम है मेरा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 29, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है, मतलब उसे रस्सी ने जानबूझ के पकड़ लिया है। तो वो नॉन लिविंग में लिविंग की क्वालिटी बता रही है कि रस्सी ने उसको जानबूझ के आउट किया है, क्योंकि रस्सी ने उसको पकड़ लिया है, ठीक है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरीके के तर्क देते हैं? बताइए, वो कौन सी अवस्था है जब वो निर्जीवों में भी सजीव की विशेषताओं को देखते हैं? बताइए वो कौन सी है? वेरी गुड, तो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंदर यहाँ पर ये विशेषता नहीं होती, फॉर्मल में सेंसरी में नहीं होती, ये होती है प्री ऑपरेशनल के अंदर, और इस विशेषता को हम कहते हैं एनिमिज्म। कहीं कहीं पर कभी कभार इस विशेषता का नाम लिखा जाता है सेंट्रेशन, क्योंकि हम एक ही पक्ष पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सामाजिक रचनावादी विचार किस बात की वकालत करते हैं?
जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज होते हैं वो लर्निंग के लिए किस बात की वकालत करते हैं? बताइए। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग जो है वो क्या कहती है? बच्चे को समाज के अंतर्गत सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आप बताइए क्या होगा सही आंसर? शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। देखिए, रिहर्सल शिक्षण नहीं होता, ये लेक्चर की बात नहीं करते, ये पैसिंग, ये कहते हैं कि बच्चा जब समाज में रहता है, समाज में रहकर वो सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसी को ये कहते हैं क्या? कहते हैं एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे सेकंड दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अनु शर्मा कह रहे हैं हम सीडीपी के बहुत इजी है सीडीपी मैम। बिल्कुल इजी किजी विजी है सीडीपी। 30 में से 30 का स्कोर रखना है, मतलब रखना ही है। ठीक है, आसान होती है सीडीपी। वेरी गुड अनु। यही स्पिरिट जो अनु ने कहा सीडीपी हमें आसान लग रही है, वही स्पिरिट सब में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर स्पेशल ऑफर है, 60% ऑफ है। विनर कोड लगाना है और हमारे सभी बैचेस पर आपको दिया जा रहा है 60% ऑफ। प्रीमियम बैचेस है हमारे जो बहुत बढ़िया चलते हैं और बच्चे सिलेक्शन भी लेते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मैं आपको अभी मैम तुरंत से कमेंट्स बॉक्स में लिंक डाल देंगी और सभी बच्चे उस लिंक पे क्लिक करके टेस्ट देने जाएंगे। टेस्ट का रिजल्ट मैं आपको कल सुबह 11 वाली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तब तक बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। टाटा।